Good morning, good afternoon, good evening to everyone. So in the yesterday's class we have completed the chapter financial market. I hope वो chapter आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों ने video complete और chapter complete किया होगा. Day 2 video. In this today's class we will proceed with the chapter financial management, the very important chapter. And BST में न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, एक ही चैप्टर में न्यूमेरिकल और एक ही न्यूमेरिकल आते हैं, तो विल डिस्कस द न्यूमेरिकल पार्ट एज वेल. फाइन. सो without wasting the time, let's just started with the chapter 9 financial management. But before that, be ready, be seated with your book and pencil, क्योंकि book में you will do marking. I'll share my own notes जो कि मैंने खुद बनाया, खुद लिखा है, और उसके साथ साथ आप बुक्स में भी मार्किंग करते रहेंगे. कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन I'll give. Okay, so as you can see the screen, financial management, the name of the chapter is financial management. Because before starting the concept of financial management, let's start with the concept of finance, because financial management को समझने के लिए सबसे पहले we need to understand the meaning of finance. What is the meaning of the word finance? Finance का मतलब होता है पैसा. एक पैसा, ऑब्वियसली पैसा बिजनेस के लिए कितना ज़रूरी है कितना नहीं ये बताने का ज़रूरत नहीं है मेरे को, बट बिजनेस में पैसा का क्या रोल है, बिजनेस में पैसा का क्या ज़रूरत है वो समझना ज़रूरी है. बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज़. बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है उसको बिजनेस फाइनेंस बोलता है. बिजनेस में फाइनेंस क्यों चाहिए? बिजनेस को डे टू डे रन करने के लिए, बिजनेस में फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए, बिजनेस में आपका सारे प्रॉफिट को अचीव करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, सप्लायर्स को पेमेंट करने के लिए. सो दे आर सो मैनी वेज जिससे कि आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हो, और बिजनेस को रन करने के लिए फाइनेंस का ज़रूरत होता है. दिस इज फाइनेंस. तो द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड द नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस. When you will read the book, you will give this topic, need of business finance. The second important topic is the meaning of financial management, because हमारे चैप्टर का नाम ही है financial management. तो what is the meaning of the word financial management? Whatever the resources you have in the form of capital, business को चलाने के लिए अगर आपके पास पैसा है, उस पैसे को आप किस तरीके से यूज़ करके आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है, आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है उस पैसे का, दैट इज कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आई एम गिविंग वन सिंपल लाइव एग्जांपल. सपोज अगर आपको आपने अपने पेरेंट्स से 1000 रुपीज़ मांगा है, 1000 रुपीज़ मांगा है, ठीक है. ये 1000 रुपीज़ से अब आपको चीज़ें मैनेज करनी है, आपको अपने फ्रेंड्स को पार्टी देना है, या आपको मूवी देखने जाना है, या आपको कुछ खाना है अपने लिए, तो आपको इस 1000 रुपीज़ में ही मैनेज करना पड़ेगा. तो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट, ऐसा नहीं है कि आपके मम्मी पापा ने आपको एक क्रेडिट कार्ड पकड़ा दिया है कि बेटा जाओ जो करना है आप करो. आपके मम्मी पापा ने आपको एक लिमिटेड अमाउंट दिया है, एंड लिमिटेड अमाउंट इज 1000 रुपीज़. इस 1000 रुपीज़ से यू नीड टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग. आपको इसी में अपने फ्रेंड को पार्टी देना है, इसी से आपको मूवी जाना है, और इसी से आपको मैनेज करके सब कुछ चलाना है. तो 1000 रुपीज़, इसी 1000 रुपीज़ से द वे यू मैनेज योर सेल्फ ऑल योर थिंग, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो बिजनेस में भी सेम, बिजनेस के पास भी फंड लिमिटेड होते हैं. उस लिमिटेड फंड में से कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, कि कहाँ से मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कहाँ से पैसा आएगा, ओनर्स फंड से पैसा आएगा कि बोरोड फंड से पैसा आएगा, ये सारे चीज़ का जो एनालिसिस होता है उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं. क्लियर? आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन. मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इट इज कंसर्न विथ मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स? पैसे का आना जाना, इनफ्लो एंड आउटफ्लो इज नोन एज फ्लो ऑफ फंड. तो इट इज कंसर्न विद, ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड विद कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, एंड इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटिंग टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड. कितना पैसा प्रोक्योर मतलब लेना, कितना फंड लिए, कितना इन्वेस्ट किए, लॉन्ग टर्म में कितना इन्वेस्ट किए, शॉर्ट टर्म में कितना इन्वेस्ट किए, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू दी ओनर. और जितना प्रॉफिट हुआ है मेरे से, सपोज अगर मेरा 120 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, 120 करोड़ में आई विल ओनली गिव इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड 50 करोड़.
50 करोड़ हम सिर्फ डिविडेंड देंगे, बाकी का 70 करोड़ हम उसको रखेंगे एज अ रिटेन्ड अर्निंग, हम अपने पास रख के रखेंगे। तो ये डिसीजन लेना, ये सारा चीज किस में इन्वॉल्व होता है? ये सारा चीज आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है। क्लियर? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। मैनेजमेंट दो तरीके के पर्सपेक्टिव से हम लोग पढ़ेंगे, इज बेसिकली कंसर्न विद टू थिंग्स, टू एस्पेक्ट। मैनेजमेंट, अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो तरीके से पढ़ेंगे। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, कि कहाँ से फंड आ रहा है और उस फंड को कैसे यूज करना है। कैसे फंड आ रहा है, कहाँ से फंड आ रहा है, इक्विटी या डिबेंचर या शेयर होल्डर्स फंड या बोरोड फंड, क्या ओनर्स अपना पैसा लगा रहे हैं कि बोरोड फंड लगा रहे हैं, कौन से तरीके से कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और जो भी पैसा आपके पास आया है उसको किस तरीके से आप यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड यूसेज ऑफ फाइनेंस। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रोल का दूसरा मतलब भी होता है नीड, नीड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नीड क्या है? नीड इसीलिए है क्योंकि जो भी पैसा आपके पास है उस पैसे से आप कितना फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कितना करंट एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो। मैम इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, सपोज एज यू ऑल नो आई हैव 2 फोन्स, ठीक है, एक पर्सनल है, एक वर्क वालों के लिए वर्क का फ़ोन है। तो आज मेरे पास टैब है, इससे स्क्रीन शेयर हो रहा है, एक पर्सनल फ़ोन है, एक वर्क वाला फ़ोन है। तो इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी गैजेट क्यों है? बिकॉज मेरे को पता है कि अगर इफ़ आई टीच ऑनलाइन, इफ़ आई टीच ऑफलाइन, इफ़ आई हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आई हैव अ स्टूडेंट, आई हैव माई पर्सनल लाइफ एज वेल, आई हैव माई प्रोफेशनल लाइफ एज वेल, एंड आई वॉन्ट टू सेपरेट दिस टू। तो अगर दोनों के बीच में मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है और दोनों को अलग रखना है तो मेरे को चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी। सो आई नीड टू इन्वेस्ट इन माई फिक्स्ड एसेट्स। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि वो पहचाने कि वो कितना एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करने से उनका रेगुलर इनकम भी डिपेंड करता है। तो क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है अगर हम एक ही मशीन पे सारा बर्डन डाल देंगे तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक ही मशीन पे अगर हम लोग वर्कर्स बढ़ाते रहेंगे तो चीज़ें डिटोरिएट होती है और चीज़ें कम होती है, आउटपुट प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा। तो वैसे ही इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू डिसाइड कितना फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करना है, कितना करंट एसेट में। करंट एसेट मतलब आपका डेटर से कितना उधार बाकी है, आपके पास इन्वेंट्रीज कितने हैं, ये सारी चीज़ों का मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इनके साथ साथ अगर हम एसेट में इन्वेस्ट करना समझ लिए है, ये जरूरी है। और क्या क्या, हम पैसा को लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए कि शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। हम जो पैसा ले रहे हैं लॉन्ग टर्म, उसमें मेरा कर्ज कितना है, लोन कितना है, और उसमें मेरा अपना पैसा कितना है। इक्विटी का मतलब होता है ओनर्स फंड, तो उसमें मेरा ओनर्स फंड कितना है और उसमें मेरा बोरोड फंड कितना है, वो हमें पता चलता है। एंड ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब सारे की सारी चीज़ों को हम लोग कहाँ कंसिडर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसिडर करेंगे। तो रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स कि आपने अपना पैसा फिक्स्ड एसेट में कितना लगाया है, करंट एसेट में कितना लगाया है, लॉन्ग टर्म के लिए लगाया कि शॉर्ट टर्म के लिए लगाया है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लगाया तो लॉन्ग टर्म में कितना अपना पैसा है, कितना बोरोड पैसा है, और सारा प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एज यू कैन सी बुक में आपको पैराग्राफ के वे में दिखेगा, बट आपको इन 2 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। आप भले ही 2 सामान बेचो, बट 2 सामान बेच के मेरे को प्रॉफिट ज्यादा चाहिए। अगर आप लोग को पता होगा ज़ारा, Z फॉर ज़ारा एंड Z फॉर ज़ूडियो, ठीक है, दोनों ही Z से है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है पता है? ज़ारा फोकसेस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, वेयर एज ज़ूडियो फोकसेस ऑन सेल्स मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ज़ारा वो कम सामान बेचेंगे बट प्रॉफिट ज़्यादा ऑन करेंगे, ज़ूडियो ज़्यादा सामान बेचेंगे कम प्रॉफिट ऑन करेंगे। तो अपना अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आपका एम क्या है। इसीलिए ज़ूडियो का प्राइस सस्ता होता है और ज़ारा का प्राइस महंगा होता है। तो हर एक अगर आपके पास पैसा है, अगर कोई कंपनी मैनेजमेंट कर रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, नो मैटर वॉट। और दूसरा, क्योंकि कंपनी को चलाने वाले लोग होते हैं शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स या इन्वेस्टर, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स का जो वेल्थ है
उनका जो एसेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उनके ही मोटिवेशन से हमारा कंपनी और अच्छा और ज़्यादा इन्वेस्ट अगर वो करेंगे तो हमारा कंपनी और ज़्यादा ग्रो करेगा. सो यू नीड टू एक्सप्लेन दिस टू थिंग्स. अगर आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोला गया है तो उसमें क्या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का रोल है, क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का रोल है, यू नीड टू एक्सप्लेन. बुक ओपन करेंगे, बुक ओपन करके वहाँ पे जाएंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहाँ पे आपको पैराग्राफ में दिखेगा, और पैराग्राफ में 2 पैराग्राफ दिखेगा. 2 पैराग्राफ में एक में प्रॉफिट है और एक में वेल्थ है, तो उसको चुपचाप से पढ़ के कंप्लीट करेंगे. फाइन. नेक्स्ट, द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और इसमें से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंख बंद करके सुन लो ना. फाइनेंशियल डिसीजन दिख रहा है. इनमें से 3 तरीके का फाइनेंशियल डिसीजन होता है: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन. मतलब कंपनी अगर डिसीजन ले रही है फाइनेंस रिलेटेड, फाइनेंस मतलब पैसा, मेरे को फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति जैसे बोलते हैं ना, फाइनेंशियल कंडीशन मेरा ठीक नहीं है, मेरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वैसे ही फाइनेंशियल डिसीजन लेना पड़ता है. मतलब रिलेटेड विद द फाइनेंस कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, और वो डिसीजन क्या होते हैं? 3. कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें, वेयर टू इन्वेस्ट, फ्रॉम सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये कहाँ से पैसा मिलेगा, और डिविडेंड देना है कि नहीं देना है. डिविडेंड मतलब डिसीजन है कि आपको डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, तो ये डिसीजन होता है. अब इसी डिसीजन के ऊपर आपका पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है, और इनमें से एक फैक्टर्स अभी हम लोग पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, ये तीनों हम लोग पढ़ेंगे, और इन तीनों के ऊपर ही हमारा चीज़ें डिपेंड करेंगे. तो फाइनेंशियल डिसीजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन? डिसीजन का मतलब होता है ऑब्वियसली फैसला. कंपनी को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लेने होते हैं रिलेटेड विद फाइनेंस, और वो 3 फैसले, अहम 3 फैसले क्या होते हैं? कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा, और डिविडेंड देना है कि नहीं देना है. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एज यू कैन सी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड. इन्वेस्टमेंट के बगल में लिखेंगे वेयर टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट. फाइनेंसिंग के बगल में लिखेंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस, और डिविडेंड डिविजन के बगल में लिखेंगे डिविडेंड, टू गिव डिविडेंड और नॉट, टू गिव डिविडेंड और नॉट, डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे वो. फाइन. नाउ विल टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन फर्स्ट. इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में अगर मैं बोलूँ तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो. पैसा इन्वेस्ट 2 तरीके से कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. देखो यहाँ पर लॉन्ग टर्म, एक आपको दिख रहा है लॉन्ग टर्म, और एक है हमारा शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है लंबे समय के लिए डिसीजन. अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री, लैंड एंड बिल्डिंग, पूरा यूनिट खरीदने का सोच रहे हो, पूरा का पूरा एक बिजनेस खरीदने का सोच रहे हो, दैट कंसीडर एज आपका लॉन्ग टर्म डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, विच इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल डिसीजन. अकाउंटेंसी में हमने पढ़ा है डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए वी हैव वर्किंग कैपिटल. तो वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म कैपिटल, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल इज नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन. आई रिपीट वंस अगेन, इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का होता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बोलेंगे कैपिटल बजटिंग डिसीजन, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बोलेंगे कैपिटल बजटिंग, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को बोलेंगे हम लोग वर्किंग कैपिटल डिसीजन. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पर्पस, लिख के ले लो, एक तो आएगा ही आएगा एमसीक्यू विद दिस. नेक्स्ट वी हैव सारे का, जैसे मैंने बोला फाइनेंशियल डिसीजन हो या डिविडेंड डिसीजन हो या इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, तीनों में से किसी एक का फैक्टर्स आएगा. फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द नेम कि क्या है क्या नहीं. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग? फैक्टर्स अफेक्टिंग का मतलब क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग का मतलब है कि जब कंपनी इन्वेस्ट करती है
तो इन्वेस्ट करने के पहले उनके पास क्या क्या सिचुएशन अराइजेज होते हैं कि कंपनी को क्यों ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, दैट इज कंसिडर एज फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन और फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। 3 चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि आपके बिजनेस में कैश फ्लो कितना है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आप उसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। आज मेरे पास पर्सनल फ़ोन है, वर्क फ़ोन है, टैब है, लैपटॉप है, सब है। वाई? एक टीचर के लिए एक फ़ोन तो काफ़ी है, बट मेरे पास 2 फ़ोन है, एक टैब है, एक लैपटॉप है, सब है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एफिशिएंसी, अगर हम ये सारे चीज़ें रहेंगी तो ही मेरा एफिशिएंसी और अच्छे से होगा और कैश फ्लो इतना है कि हम इस सब चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये समझ के करे कि उनके बिजनेस में कैश फ्लो है कि नहीं है। फर्स्ट। सेकेंड, रेट ऑफ रिटर्न, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म कि रेट ऑफ रिटर्न इज आपने जो इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Like Commerce Unia, I have started in the year 2020, but in online mode. तो 2020 से 2022 तक मैंने ऑनलाइन किया, फिर इन द ईयर 2022 आई हैव स्टार्टेड इन ऑफलाइन मोड। तो जब मैंने ऑफलाइन स्टार्ट किया तो आई हैव स्टार्टेड विद द बेसिक थिंग। मेरे पास सिर्फ 4 बेंचेस के साथ मैंने स्टार्ट किया था कि चलो अभी देखते हैं एडमिशन आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं, देखा जाएगा, और अगर होंगे तो फिर कर लिया जाएगा। मैंने 4 बेंचेस के साथ स्टार्ट किया था, धीरे धीरे एक बैच कंप्लीट करवाया, एक बैच के बाद मेरे को और 3 से 4 न्यू बेंचेस खरीदने पड़े। तो मैंने टोटल अभी ट्यूशन में 7 to 8 बेंचेस है। तो क्यों है 7 to 8 बेंचेस? मतलब बड़े बड़े बेंचेस जिसमें एक में आराम से 4-5 लोग बैठ सकते हैं, 4 लोग तो आराम से बैठ सकते हैं। तो एक क्लास में आराम से 20 to 25 स्टूडेंट आराम से एक बैच में बैठ सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कि मेरे को पता है कि मेरा इस इन्वेस्टमेंट से मेरा रिटर्न ज़्यादा है। एक बार में हम 25 स्टूडेंट पढ़ा लेंगे आराम से एक बैच में, तो मेरा रिटर्न ज़्यादा है, इसीलिए मैंने ये सोच के इन्वेस्टमेंट वहाँ पे किया। एंड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का मतलब होता है कि आपका क्राइटेरिया मतलब टेक्निक, आप क्या क्राइटेरिया के साथ आप मतलब आपका अप्रोच क्या है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है विद दिस इन्वेस्टमेंट। तो क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपको ये इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। नेक्स्ट वी हैव, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वी हैव फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग वर्ड का मतलब ही होता है फाइनेंस करना, मतलब हेल्प करना। सोर्स ऑफ फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब पैसा आने का जरिया। पैसा आएगा कहाँ से? तो पैसा आएगा 2 चीजों से, एक होता है इक्विटी और एक होता है डेट। एक होता है इक्विटी और एक होता है डेट। तो फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? इट इज कंसर्न अबाउट द क्वांटम ऑफ द फाइनेंस, क्वांटम मतलब क्वांटिटी, टू बी रेज्ड फ्रॉम द वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस आर शेयर होल्डर्स फंड विच इज ऑल्सो नोन एज इक्विटी, हमने अकाउंटेंसी का रेशियो चैप्टर में पढ़ा है, और बोरोड फंड जिसको बोलते हैं डेट, लॉन्ग टर्म डेट, नॉट नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज डेट, NCL, non-current liabilities, not CL, debt. Fine. तो फाइन, अच्छा, if I ask what is the difference between financing, what is the difference between financing decision and financial decision? What is the difference between these two? Financing decision, finance refers to the source of finance. फाइनेंसिंग क्या है? सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि पैसा आएगा कहाँ से। और फाइनेंशियल डिसीजन डील्स विद द डिसीजन ऑफ फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। तो फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर में आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन. फाइनेंशियल डिसीजन इज एज अ नैरो वाइडर कंसेप्ट, वेयर एज फाइनेंसिंग डिसीजन एज अ वाइडर कंसेप्ट. फाइनेंसिंग सिर्फ और सिर्फ रिलेट करता है पैसा कहाँ से आएगा, कौन कौन से सोर्स से आएगा. बट फाइनेंशियल डिसीजन कवर्स ऑल द 3 एस्पेक्ट, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड, एवरीथिंग. क्योंकि हम लोग टॉपिक का नाम ही है फाइनेंशियल डिसीजन. उसके अंदर में इन्वेस्टमेंट अभी हमने कंप्लीट किया और उसके अंदर में अभी हम इक्विटी कंप्लीट कर रहे हैं, फाइनेंसिंग.
अब इसमें भी है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये देखो इसमें भी फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन दिख रहा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग, आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड भी पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर्स? अगर कंपनी फंड रेज कर रही है, कंपनी को अगर पैसा चाहिए, क्या वो इक्विटी शेयर्स इशू करेगी, क्या वो डिबेंचर इशू करेगी, किस सोर्स से पैसा लेगी? ओनर्स फंड की बोरोड फंड? कौन सा सोर्स? 100% ओनर्स फंड भी नहीं ले सकते हैं, 100% बोरोड फंड भी नहीं ले सकते। क्यों मैम? 100% ओनर्स फंड लेंगे, डेट मीन्स आप अपने कंपनी का कंट्रोल पावर बाहर वाले को दे रहे हो, नॉट पॉसिबल। 100% आप अगर डेट ले रहे हैं, डेट मीन्स आप मैक्सिमम रिस्क ले रहे हो। आपको डेट लेने से मतलब नहीं है, डेट के बदले में यू नीड टू पे द इंटरेस्ट एज वेल। तो 100% अगर आप लोगे पूरा का पूरा, सपोज इफ यू वांट 50 लाख का लोन, तो 50 लाख में अगर हम 10% सबसे मिनिमम वाला रेट भी पकड़ रहे हैं, तो आपको तो 5 लाख रुपया हर महीना, आपको 5 लाख रुपया आपको साल का देना है, साल का 5 लाख। 5 लाख डिवाइड बाई 12 करो, 60,000 रुपीज, तो आपका इंटरेस्ट वैसे ही हो गया। तो 60,000 रुपीज अगर आपका, सेकेंड नहीं सॉरी 41 समथिंग कुछ आ रहा है, 416667, 41,000 तो आपका इंटरेस्ट ही हो गया। तो आप इसको कैसे सर्वाइव करोगे? अगर आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो आप कैसे करोगे? तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप उसको कैसे मैनेज करो, कैसे नहीं। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब अगर आपको पैसा रेस करना है तो माथे में क्या क्या चीज रख कर आप ओनर्स फंड इशू करेंगे कि बोरोड फंड इशू करेंगे। तो सबसे पहला चीज क्या आएगा? एंड व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक यू नीड टू एक्सप्लेन फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव। आप ये नहीं बोलोगे कि आपके लिए ओनर्स फंड अच्छा है, आप ये नहीं बोलोगे आपके लिए बोरोड फंड अच्छा है, आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करोगे। दैट मीन्स कॉस्ट, अगर आप कॉस्ट का बात कर रहे हो तो कॉस्ट में खर्चा। When we are issuing in case of equity shares, the cost is underwriters commissions, brokers commission, agent commission, ये सारी चीजें prospectus issue करने पड़ते हैं। But in case of आपका in case of debentures, in case of debt, only the cost is दो interest, जो interest देना पड़ता है या prospectus issue करना पड़ता है, बस वो है। Risk, in case of equity shares there is a risk of ownership, in case of debt there is a risk of payment of interest, strongly obligations होते हैं कि आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट। फ्लोटेशन कॉस्ट, एसोसिएटेड कॉस्ट, जब भी आप कोई चीज करते हो, सपोज अगर मैं बोलूँ एजुकेशन, पढ़ाई करने के लिए अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसका फीस तो हमको पता है, फीस अगर 1 लाख या 1.5 लाख है, उसके साथ वी नो कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉपी, पेन, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये सब चीज फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, एसोसिएटेड कॉस्ट होता है, जिसको आप डायरेक्टली तो नहीं दिखता है बट इनडायरेक्टली खर्च होता है किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए। तो फ्लोटेशन कॉस्ट आप बोल सकते हैं एसोसिएट कॉस्ट, एसोसिएटेड कॉस्ट की एक उसके साथ जुड़ा हुआ ही रहता है। तो डिबेंचर के साथ वो इंटरेस्ट होगा, इक्विटी के साथ आपका अंडरराइटर्स कमीशन, एजेंट, ये सारे चीज होंगे। कैश फ्लो पोजीशन, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, इन केस ऑफ इक्विटी शेयर देयर इज नो सच फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, बट इन केस ऑफ डिविडेंड होता है, बट डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता है। बट इन केस ऑफ डेट फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट, इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। Control consideration, there is no control of debenture holder or in the company, but there is a total control of equity shareholder in equity. तो अगर आप इक्विटी शेयर कर रहे हो तो आपके हाथ में कंट्रोल नहीं रहेगा, कंपनी के हाथ में कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हो तो सारा का सारा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। सो यू नीड टू एक्सप्लेन इन दिस वे ओनली, कि आपको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या चीज माथे में रखकर आपको ये चीजों को एक्सप्लेन करना होता है। Next we have dividend decision. Dividend decision as in डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट, डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट। अब मैं आपको एक ट्विस्ट बताऊं, डिविडेंड डिसीजन मतलब कंपनी कितना डिविडेंड देगी। ऑब्वियसली व्हेन अ शेयर होल्डर इन्वेस्ट इन द कंपनी, वो क्या सोच के इन्वेस्ट करती है कि मेरे को प्रॉफिट, मेरे को रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। नाउ इफ अ कंपनी विल नॉट गिव एनी डिविडेंड, विल नॉट गिव एनी प्रॉफिट, क्या किसी को कोई मोटिवेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। और ऊपर से तो महान कंपनीज एक्ट ने एक रूल निकाल दिया है, there is no foundation on the company to give dividend every year to their shareholders. Nobody can claim, अगर कोई
साल, कोई ईयर अगर कोई कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है तो कोई भी शेयर होल्डर उस पर अपना कॉम्पेंसेशन, अपना क्लेम नहीं कर सकता है कि आपने डिविडेंड क्यों नहीं दिया, बिकॉज इट्स नॉट अ राइट। आप क्लेम नहीं कर सकते हो। तो डिविडेंड डिसीजन का मतलब हम लोग अगर यहाँ पढ़ेंगे, डिविडेंड डिसीजन मतलब अगर कंपनी ने 50 करोड़ कमाए हैं, उस 50 करोड़ में से इफ अ कंपनी वांट टू गिव 20 करोड़ रुपीज एज अ डिविडेंड और 30 करोड़ रुपीज एज रिटेन्ड अर्निंग, ये कंपनी का टोटल अपना डिसीजन है कि कंपनी कितना डिविडेंड देना चाहती है और कंपनी कितना अपने पास रखना चाहती है। दैट इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। दैट मीन्स आउट ऑफ द प्रॉफिट में से कितना पार्ट डिविडेंड को जाएगा, कितना पार्ट रिटेन्ड अर्निंग में जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। और अगर ये पार्ट नहीं भी होता है तो ऐसे कोई बड़ा वाला बात नहीं है, आपको कोई भी शेयर होल्डर क्लेम नहीं करेगा। बट इन रियलिटी सारे कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड दे देते हैं जस्ट टू मोटिवेट देयर इन्वेस्टर्स। तो इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट earned by the company after paying tax is to be distributed to the shareholders and how much of should be retained in the business, जिसको बोलेंगे retained earning, retained earning। फाइन। इसमें भी देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग आपका डिविडेंड डिसीजन है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन क्या है आपका? अमाउंट ऑफ अर्निंग। अच्छा, इसमें हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे? अमाउंट ऑफ अर्निंग जो भी पॉइंट है इसमें हम लोग लिखेंगे कंपनी को कौन से सिचुएशन में डिविडेंड देना चाहिए और कौन से सिचुएशन में डिविडेंड नहीं देना चाहिए। when to give, when not to give, when to give, when not to give, कब देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो कब देना चाहिए अमाउंट ऑफ अर्निंग, जब बिजनेस में अर्निंग अच्छा है तभी कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए। अगर अमाउंट अर्निंग अच्छा नहीं है तो डिविडेंड नहीं देना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर कंपनी को पता है कि उसका हर साल अर्निंग है तो ही उसको डिविडेंड देना चाहिए। अगर उसको लग रहा है कि नहीं इस साल एक प्रॉफिट एक साल लॉस, उसको डिविडेंड नहीं देना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, आपको भले ही छोटा मोटा बट आपको एक फिक्स परसेंटेज या थोड़ा बहुत परसेंटेज आपको डिसाइड करना पड़ेगा जो कि आप हर साल इन्वेस्टमेंट के तौर पे डिविडेंड के तौर पे दे सको। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अगर कंपनी को लग रहा है कि फ्यूचर में वो एक्सपैंड कर सकती है, फ्यूचर में ग्रोथ का अपॉर्चुनिटीज है, तो कंपनी विल नॉट गिव डिविडेंड टू देयर शेयर होल्डर्स। बट इफ देयर इज नो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन द नियर बाई फ्यूचर, कंपनीज विल गिव डिविडेंड। कैश फ्लो पोजिशन अच्छा होना चाहिए। शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद जो बच जाएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। टैक्सेशन पॉलिसी, लीगल कांस्टेंट में जो मैंने बताया सेबी का रूल कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि एवरी कंपनी विल गिव डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। इफ अ कंपनी डू नॉट वांट टू गिव तो कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है। एम आई क्लियर? तो काइंडली रीड, बिकॉज यहाँ पे मैंने 7, 8 9 दिया है। बुक में यू हैव 13 to 14 पॉइंट्स और मैक्सिमम 10 पॉइंट्स तो है ही। आपको ईच एंड एवरी पॉइंट पढ़ना, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा CBQ, केस बेस्ड क्वेश्चन, और लिख के ले लो। मार्क माई वर्ड्स, out of 3 financial decision, 1 factors affecting of any of the decision will definitely come either in the form of CBQ or in the form of direct question. Am I clear? Next, financial planning. What is the meaning of financial planning? अगर सपोज अगर आपको कोई चीज़ नया प्रोजेक्ट पे काम करना है, अगर नया बिल्डिंग बनाना है या नया घर बनाना है, तो उसके लिए सपोज अगर आज से मेरे को 2 साल के बाद गाड़ी लेना है, तो अगर हमको गाड़ी लेना या कुछ भी करना है तो उसके लिए मेरे को प्लानिंग तो करना पड़ेगा। सिंस आई एम कमिंग फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली, इफ़ आई नीड टू डू समथिंग बिग, मेरे को उसके लिए प्लान करना पड़ता है, और प्लानिंग के लिए भी प्लान लगता है। अगर ऐसे नहीं कि एक सुबह उठे और बोले कि नहीं मेरे को कार मिल गया मेरे को, तो ऐसा नहीं होता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑल अबाउट कि आपने जो भी चीज़ आपको करना है, अगर नया प्रोजेक्ट बनाना है, नया प्रोडक्ट बनाना है, नया ब्रांच ओपन करना है, तो उसके लिए प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से आपका वो नया चीज़ चलेगा। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस and future operation source of funds.
It aims to ensure that enough funds are available at right time. अगर कंपनी कुछ भी कर रही है, उसको फ्यूचर में कुछ प्लान्स है, तो उनको ये मेक श्योर होना पड़ेगा और उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि फ्यूचर में उनको अगर वो फंड उनके पास प्रॉपर तरीके से है और वो सही टाइम पे उसका यूटिलाइजेशन करेंगे. ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग वो सब आप पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक चीज़ अगर पढ़ाने जाएंगे तब तो हो गया. रीड वंस, बुक में दिया हुआ पढ़ेंगे सब. ऑल आर इन द पार्ट ऑफ द सिलेबस. नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म, कैपिटल स्ट्रक्चर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है, जैसे स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ढांचा. स्केलेटन इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी. हमारा ह्यूमन बॉडी के अंदर में क्या है? स्केलेटन है. वैसे ही अगर बिजनेस का कैपिटल है तो कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटल का स्ट्रक्चर है आपका डेट एंड इक्विटी. अगर कंपनी को 50 लाख रुपया चाहिए तो कंपनी पूरा का पूरा इक्विटी से नहीं लेगी या पूरा का पूरा डेट से नहीं लेगी. वो कुछ इक्विटी से लेगी और कुछ डेट से लेगी. एंड दिस इज कॉल्ड, जो मिक्सअप ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी एंड डेट इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर. एम आई क्लियर? नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर में दो चीज है, इक्विटी, डेट. कोई भी 100% है, देयर शुड बी अ बैलेंस. बैलेंस मतलब कि परसेंटेज प्रोपोर्शन अच्छा होना. ये नहीं कि मैम 50% ये रख लेते हो 50% ये. आप अपने कंपनी का 50% ऐसे ही किसी को बाहर वाले को दे दोगे? हाउ बाबा, कैसे, क्यों? नो. तो ऑलवेज इट इज अ फेवरेबल सिचुएशन कि जहां पे इक्विटी का प्रोपोर्शन कम हो और डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा हो, क्योंकि इक्विटी रिप्रेजेंट ओनरशिप. आप अपना ओनरशिप बाहर वाले को थोड़ी ना देंगे. Financial leverage. What is the meaning of financial leverage? Financial leverage means, suppose अगर आपको 50 लाख रुपया चाहिए, इस 50 लाख में अगर आपका 20 लाख इज इक्विटी एंड 30 लाख इज डेट, तो अगर मैं पूछूं परसेंटेज ऑफ डेट कितना है तो क्या बोलोगे? परसेंटेज ऑफ डेट कैसे निकालेंगे? 30/50 इंटू 100. 0 0 कटेगा, 5 से 2 जाएगा, 60% है. 60% मेरा डेट है. पूरा कैपिटल में से 60% मेरा डेट है. तो आपका ओवरऑल कैपिटल में जितना डेट होता है उसको बोलता है फाइनेंशियल लेवरेज. इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल. 50 लाख में अगर 30 लाख मेरा डेट है तो दिस 30 लाख विल बी कंप्यूट डेट बाय इक्विटी. तो इसको आपको क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल लेवरेज. मतलब आपका 30, तो मैंने परसेंटेज पूछा था, बट अगर इसका फॉर्मूला 30/20, जो 3:2 है या 1.5:1 है, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल लेवरेज. एम आई क्लियर टू एवरीवन? और इसी एक सिचुएशन को, फाइनेंशियल लेवरेज को, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? और इसी पे हमारा न्यूमेरिकल है. हमारा जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पर ही है. फाइन. क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स, एज यू कैन रीड हियर, इक्विटी मीन्स ओनर्स फंड एंड ट्रेडिंग मीन्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ. इक्विटी मीन्स ओनर्स फंड एंड ट्रेडिंग मीन्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ. मतलब आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के चलते आप एक फायदा उठा सकते हो अपने ईपीएस में, अर्निंग पर शेयर में. दैट मीन्स कहानी सुनेंगे अच्छा सा, इसके ऊपर इसको प्रूफ करूंगी मैं कल, बट आज कहानी सुनेंगे. क्या प्रूफ करना है मैम? इफ एवरीथिंग इज गोइंग गुड इन द बिजनेस, कैश फ्लो अच्छा है, रेपुटेशन अच्छा है, मार्केट में एवरीथिंग इज गुड एंड यू नीड फाइनेंस. 100% तो फाइनेंस हम डेट से नहीं लेंगे और 100% ओनर्स फंड से भी नहीं लेंगे. तो 50 लाख में से ट्राई टू पुट मोर नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ डेट ओवर इक्विटी. डेट का परसेंटेज हमेशा ज्यादा होगा इक्विटी से, क्योंकि ऑब्वियसली इक्विटी रिप्रेजेंट ओनरशिप. इक्विटी तो हम ज्यादा वैसे भी नहीं देंगे. डेट ज्यादा रखने से क्या होगा? हमारा अर्निंग पर शेयर ऑफ शेयर होल्डर विल इंक्रीज. क्या बोला मैंने? अगर आप अपने बिजनेस में डेट ज्यादा लेंगे और इक्विटी कम लेंगे तो हमारा शेयर होल्डर, ओनर का, इन्वेस्टर्स का अर्निंग इंक्रीज करेगा.
और अगर अर्निंग इंक्रीज करेगा तो वेल्थ मैक्सिमाइज होगा, वेल्थ मैक्सिमाइज होगा तो शेयर होल्डर्स खुश होंगे, शेयर होल्डर्स खुश होंगे तो वो मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होंगे तो वो बिजनेस में और पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कंपनी और ज़्यादा ग्रो करेगी. वन थिंग लीड्स टू अनदर. तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर्स टू इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न बाय द इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल लेवरेज लाइक इंटरेस्ट. क्योंकि इंटरेस्ट देने के वजह से शेयर होल्डर्स को ईपीएस में ज़्यादा फायदा होता है. और इफ एवरीथिंग इज गोइंग गुड, अगर इफ यू हैव ऑप्शन टू चूज बिटवीन डेट एंड इक्विटी, चूज डेट. वाई? बिकॉज अगर हमारे बिजनेस में लोन का अमाउंट ज़्यादा होगा कंपेयर टू द इक्विटी, और ये कब होगा? व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग गुड, आपके बिजनेस में कैश फ्लो है, आपके सब कुछ अच्छा है, तभी जाकर हम लोग डेट को ज़्यादा रखेंगे. इट्स नॉट पॉसिबल कि मैम हमेशा, नो, 95% केस में आपका डेट ज़्यादा होना चाहिए और इक्विटी कम होना चाहिए. तो मैम ये जो 5% है वो 5% क्या है, अब मैं बताती हूँ. दो चीज़ सीखेंगे आज हम लोग. रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक है रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न, और इसको बोलता है आरओआई. दोनों का ही मतलब आरओआई. तो एक होता है आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं. अच्छा, ध्यान से सुनेंगे. रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट? आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है एज एक्सपेंस, मतलब आपका खर्चा, एक्सपेंस, इंटरेस्ट एज एक्सपेंस. आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना, मतलब कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ऑन योर इन्वेस्ट, मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट का लोन लिया है उस पर आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है. और रेट ऑफ रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट से आपको कितना आ रहा है, ये कितना जा रहा है और ये कितना आ रहा है. सपोज इफ इंटरेस्ट इज, फर्स्ट केस में, केस 1, इफ इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन रिटर्न, नहीं सॉरी, माय बैड. सबसे पहला केस समझेंगे हम लोग. केस 1, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और रेट ऑफ रिटर्न है, लिखेंगे साथ साथ में, 12%. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और रेट ऑफ रिटर्न है 12%. तो क्या मेरे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या कंपनी को अपना डेट ज़्यादा रखना चाहिए और इक्विटी कम रखना चाहिए इस सिचुएशन में? डेफिनेटली यस, 100% हाँ है मेरी तरफ से. तो इसको, क्योंकि मेरा खर्चा कम है, तो इंटरेस्ट, खर्चा हम 10% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, खर्चा दे रहे हैं, और मेरे को मिलेगा 12%, तो 2% का मेरा फायदा है. तो इस वाले सिचुएशन में अगर आप डेट ज़्यादा लोगे तो आपका ईपीएस, मतलब शेयर होल्डर्स का बेनिफिट होगा ही होगा. बट ऑन द अदर हैंड, केस 2, when rate of interest is 10% and rate of return is 8%, तब इस केस में हमारा लॉस है, और अगर आप डेट ज़्यादा लोगे तो आपको होगा लॉस. तो उस सिचुएशन में आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके यहाँ पे तो रेट ऑफ रिटर्न ही कम है. समझ में आ रही है बातें? तो ये क्यों होगा, इसका हम एग्जाम्पल कल हम लोग एक सम्स करेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग समझेंगे. एम आई क्लियर? कॉपी दिस नाउ. सो द नेक्स्ट वी हैव द कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. आई होप यू पीपल नो द मीनिंग ऑफ दिस. फटाफट क्विक रिविजन करेंगे of fixed capital and working capital, and then we'll proceed with the factors affecting of these two. This is very another topic, important topic of CBSE, जो कि CBSE का फेवरेट रहा है, और इसमें से या तो केस बेस्ड या तो आपका important क्वेश्चन आ सकता है. फाइन. तो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? अब ये मत बोलना कि जो कैपिटल फिक्स्ड हो, नो.
फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए जो पैसे की जरूरत होती है, दैट इन्वेस्टमेंट, दैट कैपिटल इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल. द इन्वेस्टमेंट और द कैपिटल रिक्वायर्ड टू अक्वायर और टू बाय द फिक्स्ड एसेट ऑफ द कंपनी इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल. जो कैपिटल, जो पैसा फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के काम में आएगा उसको फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं. अगर आप मशीनरी खरीद रहे हो, अगर आप बिल्डिंग खरीद रहे हो, अगर आप क्या खरीद रहे हो, फैक्ट्री खरीद रहे हो, तो इन सब चीजों के लिए जो पैसा लगेगा उसको बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल. बट व्हाट इज वर्किंग कैपिटल बाबा? वर्किंग कैपिटल इज डे टू डे एक्टिविटीज. डे टू डे एक्टिविटीज. अगर आप डे टू डे कोई एक्टिविटीज कर रहे हो, डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा का जरूरत होता है, पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेमेंट ऑफ वेजेस, रिफ्रेशमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजों में खर्चा करने के लिए जो पैसे की जरूरत होती है उसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल. तो फिक्स कैपिटल का मतलब होता है जो कि एसेट्स खरीदने के काम में आएगा उसको बोलेंगे फिक्स कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल डे टू डे बिजनेस को चलाने के काम में जो आता है उसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल. एंड इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ दिस टू. फैक्टर अफेक्टिंग दिस टू का मतलब, जस्ट अ सेकेंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग, जैसे अभी हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग सबका पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट. टॉपिक का नाम ये है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या सिचुएशन होते हैं, मतलब फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होगा. मतलब अभी हम लोग 10 से 15 टॉपिक पढ़ेंगे, 10-15 पॉइंट्स पढ़ेंगे, उस 10 पॉइंट्स पढ़ेंगे या 7-8 पॉइंट पढ़ेंगे. उस 7-8 पॉइंट में आपको बताना है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, वेदर इट इज हाई. आपको दो चीज में आंसर करना है बस, हाई और लो. मतलब आपका फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा कि आपका फिक्स कैपिटल कम लगेगा, आपको बस वही लिखना है. कि सपोज अगर मैं बोल रही हूं कि मेरा बिजनेस है प्रोडक्शन का, ठीक है, मेरा बिजनेस है प्रोडक्शन का, मैं शूज मैन्युफैक्चर करती हूँ और फिर उसको ही मार्केट में सेल करती हूँ. तो अगर मेरा शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसमें फिक्स कैपिटल ज्यादा होगा कि फिक्स कैपिटल कम होगा? ऑब्वियसली फिक्स कैपिटल ज्यादा होगा, क्योंकि मेरे को मशीन चाहिए होंगे प्रोडक्शन के लिए, मेरे को जगह चाहिए होगा, मशीन चाहिए होंगे, ये सारी चीजें, तो उसके लिए मेरे को फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा. फाइन. हाई. तो कैसे लिखना है आंसर को मैं बता रही हूँ. चलो, क्या क्या पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स को कॉपी करेंगे. ये हेडिंग अगर आप दोगे, पॉइंट्स को कॉपी करेंगे. ओके, सो एज यू कैन सी फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड ऑफ कैपिटल. यहाँ पे कितना पॉइंट दिख रहा है आपको? यहाँ पर हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट है. 8 पॉइंट में ऑब्वियसली 6 मार्क्स का हाईएस्ट है, बट हमें पढ़ना तो सब पड़ेगा बिकॉज केस बेस्ड क्वेश्चन. तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट 3 जिससे आप लोग को दिखेगा. आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. तो विल स्टार्ट नाउ. नेचर ऑफ बिजनेस. अब इसका आंसर को लिखने का पैटर्न कैसा है? नेचर ऑफ बिजनेस, हर एक पॉइंट्स का ना 2-2 कैटेगरी है. हर एक पॉइंट का 2-2 कैटेगरी है. नेचर ऑफ बिजनेस का मैं एक कैटेगरी ऊपर लिखूंगी और एक कैटेगरी नीचे लिखूंगी. आपको बस कैटेगरी लिखकर, कैटेगरी याद रखना है, कैटेगरी लिखकर फिक्स कैपिटल किसमें ज्यादा लगेगा और किसमें कम लगेगा बस वही लिखना और कुछ नहीं. तो नेचर ऑफ बिजनेस, तो नेचर ऑफ बिजनेस इज, सपोज एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक होता है, साथ साथ में लिख सकते हो आप, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और एक होता है रिटेलिंग बिजनेस. तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अगर आप बिजनेस का बात कर रहे हो तो नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, मोर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, वेयर एज रिटेलिंग बिजनेस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस. फाइन. सिमिलरली स्केल ऑफ ऑपरेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन? लार्ज स्केल और एक होता है स्मॉल स्केल. तो लार्ज स्केल में ऑब्वियसली फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर, वेयर एज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस इन स्मॉल स्केल. फाइन. नेक्स्ट वी हैव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा? कितने तरीके से हम सामान को प्रोड्यूस कर सकते हैं? 2. लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव. 2 कैटेगरी मैंने बोला ना, हर एक का 2-2 कैटेगरी होगा, तो सब का 2-2. लेबर, इन केस ऑफ लेबर इंटेंसिव फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस,
Whereas capital intensive fixed capital requirement is more. क्यों? क्योंकि कैपिटल का मतलब मशीन, ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स लगेंगे, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर इन केस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव, whereas fixed capital investment is less in case of labor intensive. नेक्स्ट वी हैव टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो और ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, तो न्यू टेक्नोलॉजी में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर, वेयर एज ओल्ड टेक्नोलॉजी में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस. नेक्स्ट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स. अगर आपका देर इज अ पॉसिबिलिटी, when there is a possibility of growth prospect in future and when there is no possibility or no possibility, so when there is a possibility तो fixed capital requirement is more and when there is no possibility fixed capital requirement is less. Fine. Diversification. देखो I'll read you, I'll show you the thing. Diversification कैसे लिखना है. देखो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है. डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कंपनी कितने ज़्यादा रेंज ऑफ प्रोडक्ट में डील करती है, मतलब कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है. जैसे नेस्ले चॉकलेट भी बनाती है, नेस्ले बेबी प्रोडक्ट्स भी बनाती है, नेस्ले मैगी भी बनाती है, नेस्ले बहुत सारी चीज़ें बनाती है एडिबल आइटम में, तो उन सारे रेंज अपना. तो कंपनीज विच हैव प्लान टू डाइवर्सिफाई विद देयर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग मोर रेंज ऑफ प्रोडक्ट, जिसका रेंज ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, जिसका डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा होगा, उसका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगा, रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल. एंड इसमें लिखा हुआ नहीं है बट उसमें साथ में लिखेंगे मोर डाइवर्सिफिकेशन, मोर रेंज ऑफ प्रोडक्ट, लेस रेंज ऑफ प्रोडक्ट. तो मोर रेंज ऑफ प्रोडक्ट में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर एंड लेस रेंज ऑफ प्रोडक्ट में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस. फाइन. नेक्स्ट वी हैव एवेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी. मतलब फाइनेंस आपको इजीली मिल जाता है, लोन वोन आराम से मिल जाता है. और लीजिंग मतलब लीज पे सामान मिल जाता है, आपको खरीदने का जरूरत नहीं पड़ता है. लीज, अगर लीज इजीली मिल जाता है, अगर आपको मशीन एंड ऑल लीज पे मिल जाता है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लगेगा. अगर इजीली नॉट इजीली अवेलेबल, अगर इजीली अवेलेबल नहीं है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लो. लेवल ऑफ कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन का मतलब अगर आप एक कंपनी या दूसरे कंपनी के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर में अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप लेवल ऑफ कोलैबोरेशन इज पॉसिबल और एक नॉट पॉसिबल, तो अगर पॉसिबल हो तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस और नॉट पॉसिबल होगा तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हाई. एम आई क्लियर. तो सबका दो दो कैटेगरी है, दो दो कैटेगरी में हम लोग आंसर को पढ़ेंगे. काइंडली रीड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक. इसको आप आराम से अपने मन से भी लिख सकते हो. मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलिंग, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल ऐसे बना के लिख सकते हैं. एंड द लास्ट टॉपिक दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल. इसमें भी सेम, इसमें भी आपको सेम. वर्किंग कैपिटल का मतलब डे टू डे कैपिटल. डे टू डे कैपिटल जैसे सपोज आई विल टेल यू नेचर ऑफ बिजनेस. ये देखो नेचर ऑफ बिजनेस, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग और एक होता है रिटेलिंग. ठीक है. स्केल ऑफ ऑपरेशन स्मॉल स्केल और एक होता है लार्ज स्केल. तो लार्ज स्केल में ऑब्वियसली आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा और लार्ज स्केल में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा. नेचर ऑफ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग और रिटेलिंग. तो मैन्युफैक्चरिंग में आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में सामान बनता है, बिकता है कैश बेसिस पर. रिटेलिंग में होता है आपका मे बी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन. अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे हुआ तो जैसे यहाँ पे क्रेडिट अलाउड, तो क्रेडिट अलाउड ज़्यादा होगा तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा. क्रेडिट कम होगा, आप उधार पे कम दे रहे हो तो वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगा. तो नेचर ऑफ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग में वर्किंग कैपिटल इज लेस और रिटेलिंग में वर्किंग कैपिटल इज हाई. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, लेवल ऑफ कंपटीशन. अगर लेवल ऑफ कंपटीशन ज़्यादा है, मोर लेवल ऑफ कंपटीशन, लेस लेवल ऑफ कंपटीशन, तो क्या होगा. मोर लेवल ऑफ कंपटीशन में वर्किंग कैपिटल इज हाई और लेस वर्किंग कैपिटल, लेस कंपटीशन में वर्किंग कैपिटल इज लेस. इसमें भी दो दो कैटेगरी होंगे, दो दो कैटेगरी के अकॉर्डिंग पढ़ना है. फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसलिए मैंने एक का पढ़ा दिया, दूसरा आप खुद पढ़ोगे. एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस आएगा ही आएगा. अच्छा, इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है आपका सबसे पहला फैक्टर्स ऑफ ऑल, फैक्टर्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन सारे का, फैक्टर्स
affecting capital structure. Short note on trading on equity. आएगा ही आएगा, न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, और साथ में क्या इंपॉर्टेंट है, साथ में इंपॉर्टेंट है आपका पहला फैक्टर्स बता दिया मैंने, फैक्टर्स सबका फैक्टर्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर. शॉर्ट नोट ऑन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, न्यूमेरिकल, एंड लास्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग आपका फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल. दोनों में से कोई एक आएगा ही आएगा, एंड डिफरेंस बिटवीन दीज टू. इन दोनों पे डिफरेंस आएगा ही आएगा, नो मैटर व्हाट. फाइन. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एंड इसी के साथ होता है हमारा ये थ्योरी चैप्टर कंप्लीट. वन न्यूमेरिकल इज लेफ्ट, सो टुमारो विल प्रोसीड विद द न्यूमेरिकल. विल डू द रिविजन, क्विक रिविजन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. मार्केटिंग मैनेजमेंट उतना नहीं करेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का 2-3 चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एंड देन विल प्रोसीड विद द पार्ट ए, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग. विल कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि लास्ट मिनट रिविजन में इंपॉर्टेंट होते हैं. नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो हम लोग पढ़ते रहते हैं, बट ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे. बाय.